सुबह सोकर उठने से लेकर रात में सोने तक आप कोई ना कोई उपकरण इस्तेमाल करते ही होंगे। अधिकांश लोग लगभग हर दिन किसी न किसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामना करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो सीखने और सोचने में सक्षम है। किसी भी चीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानना संभव है अगर इसमें कोई ऐसा कार्य करने वाला प्रोग्राम शामिल हो जिसे हम आमतौर पर मानते हैं कि एक इंसान इसे कर सकता है। लेकिन जब यही तकनीक आपके निजी जीवन और गोपनीयता को प्रभावित करने लगे तो आपका चिंतित होना स्वाभाविक है। अब एआई से ही लाए जा रहे परिवर्तनों और कानून के माध्यम से तकनीकी कंपनियों को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता महसूस होने लगी है और इसी को लेकर पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किया गया, जिसमें एआई जोखिमों के पूरे स्पेक्ट्रम जैसे मानवाधिकारों की सुरक्षा, पारदर्शिता, व्याख्यात्मकता, निष्पक्षता, जवाबदेही, विनियमन, सुरक्षा, नैतिकता, पूर्वाग्रह, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के महत्व पर चर्चा हुई और एक साझा घोषणा पत्र जारी किया गया। तो आज के विशेष कार्यक्रम में बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बैलेचली घोषणा पत्र की। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले सभी देश बैलेचली घोषणा पर सहमत हुए, जो दस्तावेज एआई सिस्टम को मानवीय इरादों के महत्व को दिखाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूर्ण क्षमता की अधिक गहराई से खोज को प्रोत्साहित करता है। शिखर सम्मेलन को एआई के सुरक्षित विकास के बारे में वैश्विक बातचीत की शुरुआत के रूप में तैयार किया गया है। बैलेचली घोषणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वादों और जोखिमों की वैश्विक समझ का एक व्यापक आधार प्रदान करती है। ये एआई के कारण होने वाली गंभीर, यहां तक कि विनाशकारी क्षति की आशंका पर भी बात करता है। अमेरिका, भारत और चीन सहित 28 देशों के प्रतिनिधि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से हो रही प्रगति से उत्पन्न संभावित विनाशकारी जोखिमों को रोकने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के बैलेचली पार्क में 1 से 2 नवंबर 2023 को एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, केन्या, सऊदी अरब, नीदरलैंड, भारत, दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन में अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक, एआई विशेषज्ञ, प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान और समान विचारधारा वाले देशों के सरकारी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 28 countries attended, and again consistent with what our position as Government of India has been, and especially Narendra Modi ji's view that the future of tech ought to be scripted, shaped, architected by countries coming together, working together, and framing what ought to be the regulations or what would be the outcomes of the future of tech. So I think in that sense, the AI Safety Summit held in UK met 2 broad criteria. One, that it is a group of countries along with civil society, along with researchers and academics sitting down and talking about the future of AI on one hand. On the second hand, talking about the safety and the risks posed by AI, and as a reciprocal, as a corollary, talking about safety and trust. And I truly believe there is nothing in our foreseeable future that will be more transformative for our economies, our societies and all our lives than the development of technologies like artificial intelligence. But as with every wave of new technology, it also brings new fears and dangers. So no matter how difficult it may be, it is the right and responsible long-term decision for leaders to address them. That is why I called this summit, and I want to pay tribute to everyone who has joined us and the spirit in which they have done so. For the first time ever, we have brought together CEOs of world-leading AI companies, with countries most advanced in using it,
and representatives from across academia and civil society. And while this was only the beginning of the conversation, I believe the achievements of this summit will tip the balance in favor of humanity. शिखर सम्मेलन में अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ सहित 28 देशों ने बैले-चले घोषणा जारी किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों और जोखिमों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया गया है। फ्रंटियर एआई को विनियमित करने पर जोर दिया गया है, जो नवीनतम और सबसे शक्तिशाली एआई सिस्टम के लिए एक शब्द है। शिखर सम्मेलन में जो चिंताएं उठाई गई हैं, उनमें आतंकवाद, आपराधिक गतिविधि और युद्ध के लिए एआई का संभावित उपयोग शामिल है। साथ ही समग्र रूप से मानवता के लिए अस्तित्व संबंधी खतरा भी शामिल है। Until this week, the world did not even have a shared understanding of the risks. So our first step was to have open and inclusive conversation to seek that shared understanding. We analysed the latest available evidence on everything from social harms like bias and misinformation to the risk of misuse by bad actors through to the most extreme risks of even losing control of AI completely. And yesterday, we agreed and published the first ever international statement about the nature of all those risks. It was signed by every single nation represented at this summit, covering all continents across the globe, and including the United States and China. Some said we shouldn't even invite China. Others said that we could never get an agreement with them. Both were wrong. A serious strategy for AI safety has to begin with engaging all the world's leading AI powers. And all of them have signed the Bletchley Park Communique. हालांकि बैले-चले घोषणा में दृढ़ प्रतिबद्धताओं और ठोस उपायों की पेशकश की कमी दिखती है। शिखर सम्मेलन एक ऐसे विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आशाजनक शुरुआत का प्रतीक है, जिसे हाल ही में एक गंभीर वैश्विक खतरे के रूप में मान्यता मिली है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित होते रहेंगे। अगला सम्मेलन 6 महीने में कोरिया के लिए और दूसरा अब से 1 साल बाद फ्रांस में आयोजित होगा। साथ ही अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और चीन सहित परस्पर विरोधी हितों और कानूनी प्रणालियों वाले देशों के बीच जटिल बातचीत को बढ़ावा देगा। आशा है यह आयोजन बैले-चले घोषणा के वादे के अनुसार समावेशी होंगे, एआई सुरक्षा पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देंगे। भारत एआई से संबंधित सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही पर विशेष ध्यान दे रहा है। केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ब्रिटेन के बर्गिमशायर में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां ये मानव जाति के लिए अब तक के सबसे रोमांचक अवसरों में से एक साबित होने जा रहा है। ब्रिटेन में आयोजित एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत की ओर से शिरकत की। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी में नेतृत्वकारी रुख अपनाया है और सुनिश्चित किया है कि एआई को उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा और विश्वास और प्लेटफॉर्मों के लिए जवाबदेही के सिद्धांतों की ओर से निर्देशित किया जाना चाहिए। We have maintained as Government of India that international collaborations such as this, international conversations between countries are extremely important as we move forward to shaping the future of tech at a time and in an era where technology is certainly throwing up the most exciting opportunities ever in the history of mankind. Our Prime Minister Narendra Modi ji has for several years argued that the future of tech, whether it be innovation, whether it be partnerships, or indeed the institutional framework for regulating the technology and innovation for the common good of all humans and all mankind should be driven by a coalition of nations rather than just one country or 2 countries. And that the institutional framework should be less episodic and a lot more sustained and with strategic clarity.
उन्होंने फ्रंटियर एआई और भविष्य के सहयोग के जोखिमों की समझ साझा करने का निर्माण और एआई के लिए वैश्विक अवसरों को साझा करने के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए एआई और प्रौद्योगिकी की क्षमता पर भी प्रकाश डाला। Some of you may know, most of you may know this. We have rapidly digitized our economy in the last 8 years. We have moved the digital economy, the needle on the digital economy, from about 4.5% of total GDP to our target of 20% by 25-26. We're at about 11% today. The digital economy and the innovation economy and the innovation ecosystem today is growing at about 2.5 to 3 times faster than the non-digital part of the GDP. So for us, all things digital, the digital economy, the innovation ecosystem represents real bread and butter, real goals and real objectives, and artificial intelligence for us, as we see it, is a kinetic enabler of the already accelerating, already expanding digital economy, innovation, growth and governance. राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सभी समान विचारधारा वाले देशों के बीच आम सहमति बढ़ रही है, जो दुनिया भर में नागरिकों की भलाई, प्रगति और समृद्धि के लिए एआई का उपयोग करने के सिद्धांत को साझा करते हैं। In a book that I just read recently by DeepMind's founder, Mustafa Suleyman, he refers to the coming decade or the coming years as the next big wave. And we certainly see artificial intelligence as that. We are very clear on that AI represents a big opportunity for us, as well as we are extremely clear in our minds about what we need to do in terms of mitigating all of the other downsides that AI and indeed any emerging technology can or will represent. We look at AI and indeed technology in general through the prism of openness, safety and trust and accountability. I think we use words like AI for good. I certainly don't understand what that means. Is there an AI for bad that we are talking about? We certainly don't think there should be any doubt in anybody's mind that the future of tech must be and always be only for the good and the progress and prosperity of our collective citizens of all our countries. राजीव चंद्रशेखर ने प्रौद्योगिकी के दोहन में भारत की ओर से की गई महत्वपूर्ण प्रगति की बात की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि G20 शिखर सम्मेलन के बाद दुनिया भारत और ग्लोबल साउथ की अपार तकनीकी क्षमता को तेजी से पहचान रही है। राजीव चंद्रशेखर ने बैठक के दौरान कहा कि लोकतांत्रिक देशों के बीच एआई के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर आम सहमति बनानी होगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हम इनोवेशन की तेजी से विकसित हो रही दुनिया में पिछड़ न जाएं। हमें देशों के बीच एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने की जरूरत है, जो प्लेटफॉर्मों के लिए रेलिंग को परिभाषित करेगा और जवाबदेही को बढ़ाएगा। Techno-optimism notwithstanding, I think there is a new regime, new framework that needs to be built, where there is greater accountability of platforms on the issue of user harm. There's a greater accountability of platforms on ensuring safety and trust of all those who use their platforms, whether it is AI or indeed the broader general internet at large. I will just end quickly by saying this. We have learned in the last 10, 15 years as governments that by allowing innovation to get ahead of regulation, we open ourselves to the toxicity and the misinformation and the weaponization that we see on the internet today, represented by social media. And we certainly can agree today that that is not what we should chart for the coming years in terms of AI. We certainly want AI and the broader internet and tech to represent goodness, safety and trust, and underlying all of that, underpinning all of that, platforms and innovators that demonstrate accountability under law to all those who use it. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा कि इंटरनेट पर 800 मिलियन से अधिक भारतीयों के साथ गहरी जालसाजी और दुष्प्रचार से होने वाले नुकसान को देखा गया है। ये बातचीत अब पूरी तरह एकेडमिक नहीं रह गई। हमने अतीत में इंटरनेट के वेपनाइजेशन को भी देखा है। देश एक साथ आए और भविष्य के लिए रेलिंग स्थापित करने के लिए एआई के क्या उपयोग हो और क्या ना हो, इस पर चर्चा हो।
उन्होंने दिसंबर 2023 में होने वाली आगामी GPAI और भारत AI शिखर सम्मेलन के लिए सभी देशों को न्योता दिया। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और आयरलैंड के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में राजीव चंद्रशेखर शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया के उद्योग और विज्ञान मंत्री एड हसिक MP के साथ मंत्री की बैठक टैलेंट पूल के निर्माण, उभरती महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में चल रहे सहयोग को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। इंसानी सभ्यता के शुरुआती काल में ही मशीनों से इंसानी काम लेने की कोशिशें शुरू हुईं। इंसानी सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ और एक दूसरे से मजबूत बनने की होड़ शुरू हुई, मशीनों को लेकर इंसान की कल्पना आसमान से आगे जाने लगी। इंसान को उन देवताओं की तलाश थी जो सिर्फ मूर्ति में ना रहें बल्कि साक्षात प्रकट हो जाएं। बोतल से एक जिन्न निकले जो उसकी तमाम कामनाएं पूरी कर दे। उसके इर्द गिर्द ऐसे दास हों जो उसके सोचने से पहले उसका तमाम काम निपटा दें। समय के साथ इंसान ने खुद को इस लायक मानना शुरू कर दिया कि वो विज्ञान के जरिए अपनी कल्पनाओं को साकार कर सके। मशीनें इंसानों की तरह सोचने लगें और इंसानों के सारे काम करें, ये विचार भी आज का नहीं है। अलेक्जेंड्रिया में जन्मे ग्रीक विज्ञानी हेरोन ने पहली सदी में 100 से ज्यादा मशीन और ऑटोमेटा का वर्णन किया। इनमें एक फायर इंजन, एक विंड ऑर्गन, एक भाप से चलने वाली मशीन शामिल है। प्राचीन यूनानी कथाओं में यांत्रिक दास, नॉर्से कथाओं में मिट्टी के दैत्य, यहूदी कथाओं के मिट्टी के गोलेम हैं। हमने पिग्मेलियन की उस मूर्ति के बारे में पढ़ा है जो जिंदा हो गई थी। यूनानी गणितज्ञ तेरेनतम ने एक भाप से चलने वाली यांत्रिक चिड़िया की कल्पना की जिसे पिजन या कबूतर कहा। 1088 में चीन में जन्मे सुसोंग ने एक ऐसा घंटा घर बनाया जिसमें एक यांत्रिक मूर्ति हर 1 घंटे पर घंटा बजाने का काम करती थी। इंसान जैसे रोबोट का पहली बार जिक्र इब्न अल जजरी ने किया। अल जजरी ने 110 से ज्यादा यंत्र बनाने के तरीके बताए जिनमें शाफ्ट और गियर के जरिए रफ्तार, चाल और गतिविधियां नियंत्रित की जा सकती थीं। अल जजरी ने पहली बार उस रोबोट जैसे यंत्र के बारे में बताया जो इंसान जैसा दिखता है। लेकिन रोबोट या मशीन इंसान संचालित करता है। इंसान ने इससे आगे सोचना शुरू किया। इंसान ऐसी मशीनें चाहता था जो खुद सोचें, हालात के हिसाब से निर्णय लें, चीजों को इंसान की तरह महसूस करें। 1950 के आसपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम शुरू हुआ। हालांकि इसके बाद सोचने वाली मशीनों को लेकर इंसान के दिल में तमाम तरह के खौफ भी आए। 1984 में जेम्स कैमरून के फिल्म द टर्मिनेटर में सोचने वाली मशीनों को दिखाया गया। इन रोबोट्स को अचानक लगता है कि वो ज्यादा सक्षम है, सो इंसान की गुलामी क्यों करें। फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल्पना और साहित्य की दुनिया से निकलकर हमारी जिंदगी में चुपके दाखिल हो रही है। हमारी वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज और एसी यंत्र फीड किए गए प्रोग्राम के हिसाब से फैसले लेते हैं। दफ्तरों में मशीनें लग रही हैं जो इंसान के तमाम काम कर रही हैं। रोबोट्स अब मशीन नहीं रह गए हैं, वो हमारी तरह सोचने लगे हैं, चीजों को महसूस करने लगे हैं, इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब ऐसी मशीनें हैं जो रोजाना नया सीखती हैं, तथ्यों को समझती हैं, तर्क देती हैं और विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया भी देने लगी हैं। हालांकि टर्मिनेटर फिल्म की तरह उन्होंने अभी खुद को इंसान पर शासन करने लायक नहीं माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हो गई थी, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में
5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा पेश की गई थी। 1950 के दशक में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज के कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी और उनके कुछ दोस्तों को यह जिज्ञासा हुई कि क्या कोई मशीन या कंप्यूटर वैसा ही सब कुछ कर सकता है जिस तरह हम इंसान करते हैं, और यही सोच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इजाद का कारण बना। साल 1955 में जॉन मैकार्थी ने अपने दोस्तों मार्विन मिन्स्की, हर्बर्ट साइमन और एलन नेवेल के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध करना शुरू किया। साल 1956 में जॉन मैकार्थी ने अपने कॉलेज में एक कार्यशाला का आयोजन किया और पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का जिक्र किया। इसीलिए जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक या संस्थापक माना जाता है। जॉन मैकार्थी ने जब इस पर काम करना शुरू किया उस वक्त तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, लेकिन समय के साथ तकनीक, एल्गोरिदम, कंप्यूटरिंग पावर और स्टोरेज में सुधार के चलते आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी लोकप्रिय और कामयाब हो गया है। 1950 के दशक में शुरू हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को असली पहचान 1970 के दशक में मिली, जब जापान ने इस ओर पहल की। जापान ने 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसके बाद ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया। बाद में यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्प्रिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की। 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों का विकास करने के लिए एक संघ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की। वैज्ञानिकों ने समय के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग तरीकों और रूपों का विकास किया। इनमें प्रतिक्रियाशील मशीनें सिर्फ उन कामों को करने में सक्षम होती हैं जो उन्हें दिया जाता है। दिए हुए काम के अलावा ये मशीन कोई दूसरा काम नहीं कर सकती। इसी तरह वैज्ञानिकों ने सीमित मेमोरी का विकास किया जो प्री प्रोग्राम नॉलेज और ऑब्जर्वेशन करके अपना काम करती हैं। इस तरह की मशीनों में जो निर्देश डाले जाते हैं उनके आधार पर ये फैसला लेती हैं। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का विकास मस्तिष्क के सिद्धांत के आधार पर भी करने की कोशिश हो रही है। इस तरह की मशीनें लोगों की भावनाएं और उनके व्यवहार को समझने में सक्षम होंगी। इसी तरह आत्म जागरूकता के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन तैयार करने की कोशिश हो रही है। ये मशीनें इंसान के अंदर की भावनाओं की पहचान करने में सक्षम होंगी। कंप्यूटर साइंस और तकनीक में विकास हो रहा है, वैसे वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं। आने वाले दिनों में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई चीजें देखने को मिल सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंसान के लिए काम कम हो जाएगा। इंसान की बजाय मशीनों को काम में लिया जाएगा, जिसके कई नुकसान भी हो सकते हैं। मशीन स्वयं ही निर्णय लेने लगेगी और अगर उस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वो मानव सभ्यता के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसी तरह आदर्श हालात में एक एटीएम या चेक कलेक्शन मशीन दिन भर में 2 से 3 बैंक क्लर्क्स जितना काम निपटा देती है। इनकी देखरेख पर जितना खर्च आता है वो एक औसत मजदूर जितना ही है। इस लिहाज से मशीन कई इंसानों के हिस्से का काम ही नहीं करती, बल्कि उनके लिए काम के अवसर घटा भी देती है। ऐसे में मशीन बना मानव की बहस फायदे नुकसान की जमा जोड़ पर आकर ठहर जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी इसी तरह के डर जताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब इंसान का सारा काम मशीन ही कर लेंगी तो इंसान क्या करेंगे। जवाब में जानकार कहते हैं कि इन मशीनों की देखरेख, इनकी मरम्मत, निर्माण और बिक्री का काम तो इंसान ही करेंगे, यानी ये मशीनें इंसान की भूमिका में बदलाव करेंगी। ऐसे में संकट उन लोगों पर है जो समय के हिसाब से बदल नहीं पाएंगे। यानी बाजार में टिकना है तो कुशलता और तकनीक से दोस्ती जरूरी है। जो इन बदलावों को नहीं समझ पाएंगे वो मशीन से मात खाकर बेरोजगार हो जाएंगे। इंसानों का सामना अब खुद ब खुद फैसले लेने वाली और काम निपटाने वाली मशीनों से है। बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे दिग्गज वर्षों पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से आगाह कर चुके हैं। हालांकि अभी
दावा किया जा रहा है कि मशीनें मानव मस्तिष्क का मुकाबला नहीं कर सकती। ये मशीनें इंसानों की इंटेलिजेंस के आसपास भी नहीं हैं। ऐसे में नौकरी पानी है और बाजार में टिके रहना है तो अपनी इंटेलिजेंस का विकास और सही इस्तेमाल जरूरी है। और इसी के साथ आज के विशेष कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।